हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 14 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत की अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। एसडीआर के मूल्य की गणना प्रमुख मुद्राओं की भारित टोकरी से की जाती है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये विशेष आहरण अधिकार। तो विशेष आहरण अधिकार को आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एसडीआर के मूल्य की जो गणना है ये बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है और इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। यानी जो आपकी यहाँ पर बास्केट बताई गई, बास्केट ऑफ करेंसी, तो इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेमेंजी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 मुद्राओं की टोकरी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, हरित क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित में से किन समस्याओं से जुड़ी थी। भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की उर्वरता में कमी, बीज प्रतिस्थापन अनुपात को 0 तक कम करना, आसपास की फसलों में व्यापक रूप से फंगल संक्रमण। अब देखिए, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हरित क्रांति का टॉपिक यहाँ क्यों आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के टाइटल में बता दिया है, अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएं। तो हरित क्रांति का एक भौगोलिक महत्व भी है, इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व भी है। तो हरित क्रांति जैसे टॉपिक हैं या फिर अन्य उद्योगों से संबंधित टॉपिक हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। उनसे संबंधित योजनाएं भी अर्थव्यवस्था में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें हरित क्रांति से होने वाली समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, भूजल स्तर का ह्रास हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति जो थी वो पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर थी और ट्यूबवेल के बहुत ज़्यादा उपयोग करने की वजह से जो भौम जल स्तर था वो नीचे और चला गया। इसके अलावा मृदा की उर्वरता में कमी आई, क्योंकि यहाँ पर जो नई फसलें थी, हरित क्रांति के तहत जो बीज लाए गए थे, उन बीजों को बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता थी। तो जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा उर्वरक डाले गए तो मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वर क्षमता थी वो नष्ट हो गई और मृदा की उर्वरता में कमी आई। तीसरा वाला कथन ये गलत है। बीज प्रतिस्थापन अनुपात इस बात का पैमाना है कि कृषि आधारित बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के साथ कुल फसली क्षेत्र की कितनी बुआई की गई है। और हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हरित क्रांति में हमने पारंपरिक बीजों को हटाकर कनाडा और अन्य देशों से आए बीजों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमें बीज प्रतिस्थापन अनुपात को 0 तक कम नहीं किया, बल्कि हमारा यहाँ पर बढ़ गया। यानी हमने परंपरागत बीजों के स्थान पर जो विदेशों से मंगाए जीएम बीज थे उनका इस्तेमाल किया और ऐसे करके और ज़्यादा पैदावार हुई। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला समस्या नहीं है। आसपास की फसलों में व्यापक रूप से फंगल संक्रमण, देखिए चौथा वाला भी सही नहीं है। फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्म और कीटनाशकों आदि का उपयोग करने से फंगल संक्रमण को कम करने में मदद मिली, ना कि ये बढ़ा। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी गलत है। यहाँ पर आपकी केवल 1 और 2 सही है, यानी कि यही समस्याएं यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी, केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ऊर्जा दक्षता उद्यम E3 प्रमाण पत्र कार्यक्रम सीमेंट उद्योग पर केंद्रित एक मान्यता प्रक्रिया है। E3 प्रमाणन को अपनाना वर्तमान में अनिवार्य प्रकृति का है। E3 प्रमाण पत्र उन उद्यमों को प्रदान किया जाएगा जिनकी विशिष्ट ऊर्जा खपत राष्ट्रीय आधार रेखा से 25% कम होगी। देखिए, ऊर्जा दक्षता उद्यम प्रमाणन कार्यक्रम जो है ये विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ध्यान देना, विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो विद्युत मंत्रालय ने ईंट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम यानी E3 प्रमाणन कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ये शुरू किया है। तो ये सीमेंट से संबंधित नहीं है, बल्कि ईंट उद्योग से संबंधित है। यानी कि जो ब्रिक इंडस्ट्री है आपकी, इससे ईंटें बनती हैं, उससे संबंधित ये है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी E3 प्रमाणन एक मान्यता प्रक्रिया है और जो ईंट उद्योग पर केंद्रित है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है।
सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। यहां पे लिखा गया E3 प्रमाणन को अपनाना वर्तमान में अनिवार्य प्रकृति का है। देखिए E3 प्रमाणन को अपनाना वर्तमान में ईंट उद्योग के लिए स्वैच्छिक रखा गया है। अभी हालांकि इसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है इसको अनिवार्य बना दिया जाए। तो अभी ये स्वैच्छिक है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत है। E3 प्रमाण पत्र उन उद्यमों को प्रदान किया जाएगा जिनकी विशिष्ट ऊर्जा खपत राष्ट्रीय आधार रेखा से 25% कम होगी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी, केवल थर्ड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW, कृषि मजदूर के लिए CPI-AL यानी कृषि मजदूर के लिए CPI-AL और ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI-RL। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। पांचवा प्रश्न है आपका, कोर निवेश कंपनियों CIC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। CIC का मतलब है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो कोर निवेश कंपनियां विशेषीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक कोर निवेश कंपनी है। कोर निवेश कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं जो कि अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 90% हिस्सा इक्विटी शेयरों में, पूर्वाधिकार अंशों में, बॉन्ड्स या ऋण पत्रों में निवेश के रूप में रखती हैं। इस प्रकार की कंपनियों में जो इक्विटी है, इक्विटी का जो शेयर होता है यानी इक्विटी का जो अंश होता है वो निवेश की गई कुल संपत्ति के 60% से कम नहीं होता है। यानी कि शेयर मार्केट में ये कंपनी यहाँ लिस्टेड होती हैं तो वहां पर इनका 60% हिस्सा इक्विटी अंशों के हवाले होता है। तो ये कंपनियां फिर NBFC के मानकों में आ जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक कोर निवेश कंपनी है। ये एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, यह एक ऋण साधन है जिसके साथ सतत पर्यावरणीय परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी जुटाई जाती है। कुछ सनराइज क्षेत्रों को वित्त पोषण बढ़ाने में हरित बॉन्ड महत्वपूर्ण रहे हैं। ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसके साथ हरित परियोजनाओं को निधि देने के लिए यानी कि फंड देने के लिए पूंजी जुटाई जाती है, जिसमें आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन आदि शामिल हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये हरित बॉन्ड अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं और इस प्रकार भारत के सतत पोषण विकास में ये योगदान करते हैं। तो यहाँ पर जो सनराइज क्षेत्र के उद्योग हैं उनके वित्त पोषण को बढ़ाने में ये अच्छा खासा योगदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। अब देखिए सनराइज उद्योग कौन से होते हैं। सनराइज उद्योग एक ऐसे क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन तेजी से उछाल की विशेषता रखता है। सनराइज का मतलब क्या होता है, उगता हुआ सूरज। सनराइज अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब उगता हुआ सूरज। यानी एक कंपनी जो अभी खड़ी हुई है हाल में, लेकिन आने वाले कुछ सालों में एकदम से ग्रो करने वाली है, इसमें तेजी से उछाल आने वाला है। तो ऐसे क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर या सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन यहां पर भी सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। सातवां प्रश्न है आपका, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 यानी जिसको सरफेसी के नाम से जानते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा कथन सही है। यह गैर निष्पादित आस्तियों की
वसूली के लिए एक उपकरण है। अगला है, यह अधिनियम सहकारी बैंकों के साथ साथ वाणिज्यिक बैंकों पर भी लागू है। देखिए, इस अधिनियम का उपयोग बैड लोन, यानी बैड लोन का आप मतलब जानते होंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट की रिकवरी के लिए बैंक के एक प्रभावी उपकरण के रूप में करते हैं और यह अधिनियम केवल जमानती ऋणों पर लागू होता है। तो यह गैर निष्पादित आस्तियों यानी जो एनपीए है इसकी वसूली के लिए एक उपकरण है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, सेकंड वाला कथन ये भी सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 इसके प्रावधान न केवल वाणिज्यिक बैंकों पर बल्कि ये सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। तो ये इसका दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। अब वाणिज्यिक बैंकों के साथ साथ इसमें कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल कर लिए गए हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन यहां पर भी सही है। आपका सही आंसर है 7 में का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, आपको बताना है। पहला है, नीति आयोग देश के आकांक्षी जिलों की सूची जारी करता है। चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड आकांक्षी जिला योजना से संबंधित है। देखिए, नीति आयोग जो है आकांक्षी जिलों के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी करता है जो जिलों द्वारा दी गई वृद्धिशील प्रगति का मापक है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड कथन भी यहां पर आपका बिल्कुल सही है। जो चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड है इसके माध्यम से जिलों को रियल टाइम मॉनिटरिंग और रैंकिंग की जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर भी आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 1 और 2 दोनों। देखिए, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ये जनवरी 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य उन जिलों का सुधार करना है जहां विगत वर्षों में प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई है और जो सबसे पिछड़े हुए जिलों के रूप में सामने आए हैं। तो ये उनको सुधारने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो यहां पर आपका 2018 से स्टार्ट किया गया है। सही आंसर है आपका 8 में का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्राय हॉट मनी कहा जाता है। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। यह किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते पर दिखाया जाता है। देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में प्रतिभूतियां और विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई अन्य वित्तीय संपत्तियों को शामिल किया जाता है। एफपीआई को प्राय हॉट मनी कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, एफडीआई जो है एफपीआई की तुलना में अधिक लिक्विड और कम जोखिम वाला होता है। यानी अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का कंपैरिजन करें, जैसा कि मैंने आपको रमेश सिंह वाली बुक में करके बताया भी था, तो मैंने वहां पर बताया था कि एफडीआई जो है स्टेबल होता है जबकि एफपीआई स्टेबल नहीं होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एफडीआई में लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है और ये कम जोखिम भरा है, जबकि एफपीआई जो है काफी ज्यादा जोखिम वाला होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल है। यानी शेयर मार्केट के थ्रू ये आता है, शेयर मार्केट के थ्रू ये एफपीआई हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तीसरा वाला कथन जो है ये कथन गलत है। एफपीआई किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है, न कि चालू खाते का। यानी ये पूंजी खाते का हिस्सा होता है। ये बात भी आपको मैंने पढ़ाई है कि ये पूंजी खाते का हिस्सा होता है और यह उस देश के भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9 में का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 एफसीआरए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। कोई भी एनजीओ जो विदेशी फंडिंग प्राप्त करना चाहता है उसे एफसीआरए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण कराना होगा। विदेशी धन से खरीदी गई प्रत्येक संपत्ति एनजीओ के नाम पर होनी चाहिए, न कि उसके पदाधिकारियों या सदस्यों के नाम पर। देखिए, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 इसका मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट
इसको शॉर्ट में FCRA कहते हैं, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि RBI। यानी कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि जो आपका MOH जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये उसके अंतर्गत आता है, RBI के अंतर्गत नहीं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही है, यानी कि विदेशी धन से खरीदी गई प्रत्येक संपत्ति NGO के नाम पर होनी चाहिए। NGO का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होनी चाहिए, ना कि उसके पदाधिकारियों के नाम पर। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर 10 का B। यह अधिनियम केवल उन गैर सरकारी संगठनों को विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति देता है जिनके पास एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हो। यहां यह भी शर्त आरोपित है कि ऐसे गैर सरकारी संगठनों की अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, तभी वो विदेशों से पैसा ले सकते हैं। और उसमें भी ये बात बताई गई है कि NGO के नाम से पैसा आएगा, ना कि उसके पदाधिकारियों के नाम पर परिसंपत्ति खरीदी जाएगी। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो सही आंसर है 10 में का B वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है? आर्थिक जनगणना सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा की जाती है। आर्थिक जनगणना देश और विदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर अव्यवस्थित सभी आर्थिक संस्थानों की पूर्ण गणना करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसके द्वारा 7वीं आर्थिक जनगणना, यानी 7वीं जो 7th वाली हो रही है, 7वीं आर्थिक जनगणना आयोजित की जा रही है। यानी अभी आप जानते हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से जनगणना वगैरह की जो प्रक्रिया है वो अभी हो नहीं पाई है, आंकड़े वगैरह अभी आ नहीं पाए हैं, आप लोग पूरा जानते हैं। यानी आपकी जो आपकी नॉर्मल जो सेंसस होते थे पॉपुलेशन को लेकर, वो भी सेंसस अभी नहीं हो पाए हैं। यानी कहीं कहीं पर स्टार्ट हो गए हैं, कहीं कहीं पर प्रक्रिया स्टार्ट हो ही नहीं पाई है। तो ये सब कोरोना की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी कि वर्ष 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 7वीं आर्थिक जनगणना आयोजित की जा रही है। सेकंड वाला कथन है ये भी सही है। आर्थिक जनगणना देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की पूर्ण गणना करता है। यह देश के सभी संस्थानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक चर पर भिन्न भिन्न जानकारी प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 11 का C, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, ब्लैंक चेक कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन आपका सही है। पहला है यहां पर, यह एक फर्म है जिसे विशेष रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक फर्म के अधिग्रहण के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। अगला है यहां पर, इसे विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी SPAC के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहां पर एक ब्लैंक चेक कंपनी विशेष रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक फर्म के अधिग्रहण के उद्देश्य से स्थापित की गई इकाई होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसे विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी यानी स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। जो SPAC है इसका उद्देश्य एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से धन जुटाना होता है, लेकिन इसके पास कोई संचालन या राजस्व नहीं होता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर 12 का C, यानी 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, किसानों को उनमें निहित पोषक तत्वों के आधार पर रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के तहत उर्वरकों में निहित पोषक तत्वों N, P, K और S के आधार पर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसे उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इसको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं, बल्कि इसे उर्वरक विभाग जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है, इसके द्वारा सन 2010 से संचालित किया जा रहा है। तो यहां पर आपका केवल
पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, यह केवल सेवा क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों का संकेतक है। आमतौर पर क्रय प्रबंधक सूचकांक में 55 स्कोर का मतलब व्यापारिक गतिविधि में वृद्धि होता है। देखिए, क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों का संकेतक है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि यहां पर लिखा हुआ यह केवल लगा हुआ है, यहां पर केवल किसी भी स्टेटमेंट की कठोरता को बढ़ा दे रहा है। तो क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण यानी केवल सेवा क्षेत्र में नहीं आता है ये, बल्कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो भी शामिल है, यानी जो आपका द्वितीयक उद्योग वाली विनिर्माण सेक्टर है वो भी इसके दायरे में आता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे केवल लगा हुआ है, यानी क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों का संकेतक है, केवल सेवा क्षेत्र में नहीं है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। देखिए, क्रय प्रबंधक सूचकांक 0 से लेकर 100 तक का एक नंबर है, और अगर पिछले महीने से तुलना करें तो 50 से ऊपर का PMI विकास को दर्शाता है। यानी अगर हम किसी भी कंपनी के, किसी कंपनी का, यानी सेवा क्षेत्र की हो, विनिर्माण क्षेत्र की हो, अगर हम 0 से 100 के स्केल में अगर देखें तो यहाँ पर 50 प्लस का जो स्कोर है उससे पता चलता है कि व्यापारिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये सही है, केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का बी, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वर्तमान में विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम एम्बर बॉक्स के अंतर्गत शामिल हैं। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र TPRM उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का परिणाम था। वर्तमान में विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों को व्यापार विकृत एम्बर बॉक्स उपायों के तहत शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र उरुग्वे दौर का प्रारंभिक परिणाम था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।